Hello everyone. In this video, lecture, we will study linear dependence and independence of vectors. Okay, and we will solve some examples and some important theorems based on linear dependence and independence of vectors. So, सबसे पहले हम देखेंगे कि what do we mean by linearly dependent? In short, we write LD. What do we mean by linearly dependent vectors and linearly independent vectors? ठीक है, linearly dependent vectors क्या होते हैं, linearly independent vectors क्या होते हैं, एंड देन डेफिनेशन 3 हमें बताएगी कि linearly dependent set का क्या मतलब है, उसी तरह से linearly independent set का क्या मतलब है. ओके, so first we consider this definition 1. Definition 1 says that the vectors v1 v2 up to vn n vectors दे रखे हैं, these vectors are said to be, or these vectors are called linearly dependent over filled f if there exist some elements alpha 1 alpha 2 up to alpha n. ये n vectors थे, तो ये n vectors हैं. So if there exist some elements, n elements of filled f, that means n scalars. If there exist some n scalars, not all zero, ये सबके सब जीरो नहीं है, वो कम से कम एक नॉन जीरो जरूर है इनमें, सच दैट, और ये ऐसे स्केलर्स हैं, ऐसे n स्केलर्स हैं कि ऐसा हो रहा है, दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. तब हम बोलेंगे कि v1 v2 ये जो n वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं ओवर फील्ड f. ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए. ओके, इस एग्जांपल से हम डेफिनेशन 1 को समझने की कोशिश करते हैं. हमने वेक्टर स्पेस v जो v है वो मैं R2 ले रहा हूँ. ओके, और जो फील्ड है हमारा f वो मैं R ले रहा हूँ. दैट मीन्स जो स्केलर्स होंगे वो हमारे रियल नंबर्स होंगे और जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स या फिर टू टपल्स कह लीजिए. यहाँ पे n वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट होना समझा रखा है, तो मैं n की जगह 2 ले रहा हूँ. दैट मीन्स मैं R2 वेक्टर स्पेस के दो वेक्टर ले रहा हूँ, v1 और v2. v1 ये है, v2 ये है. नाउ द क्वेश्चन इज, आर दीज वेक्टर्स v1 एंड v2 लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन. क्या ये दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं ओवर दिस फील्ड f, ओवर f? दिस इज द क्वेश्चन, यस और नो. सो बेसिकली द डेफिनेशन 1 ने हमें ये बोला कि अगर इन दो वेक्टर्स के लिए हम दो स्केलर्स, यहाँ n वेक्टर्स थे तो हमने n स्केलर खोजने थे, यहाँ पे दो वेक्टर्स है तो हमें दो स्केलर चाहिए. अगर हमें दो स्केलर्स अल्फा 1 और अल्फा 2 मिल जाते हैं, स्केलर्स मीन्स ये फील्ड के एलिमेंट्स, रियल नंबर्स. ओके, तो अगर इन दो वेक्टर्स के लिए हम दो स्केलर्स या दो रियल नंबर्स ऐसे ढूंढ पाएँ कि ये हो रहा हो, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इक्वल टू जीरो हो रहा हो. ठीक है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 जीरो हो जाए. जीरो मीन्स ये जीरो है हमारा वेक्टर स्पेस v का जीरो. v हमारा ये है. ओके, तो ये इस R2 में जो जीरो वेक्टर होता है वो ये होता है. सो अगर इन दोनों वेक्टर्स के लिए हम दो स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे ढूंढ सकें कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाए, और ये दोनों स्केलर्स ऐसे होने चाहिए कि नॉट ऑल जीरो. लिखा है आप, जब इन्होंने एन स्केलर्स लिया था इन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कि नॉट ऑल जीरो, ये सारे के सारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो दो स्केलर्स हैं दीज आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली. ओके, ये एक साथ जीरो नहीं हो सकते, मतलब ये भी जीरो ऐसा नहीं. कम से कम एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए, दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं. ओके, तो तब हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं ओवर एफ. तो क्या ऐसा हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर मैं अल्फा 1 की जगह पे 2 लेता हूँ एंड अल्फा 2 मैं ले लेता हूँ सपोज 1, देन वी कैन सी दैट अल्फा 1 अल्फा 2 में से कोई भी जीरो नहीं है. ओके, एंड ये जो वैल्यू है अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, ये कितना हो रहा है अगर आप देखें तो ये अल्फा 1 2 v1 हो गया और अल्फा 2 हमारा 1 है, तो ये हो गया हमारा प्लस v2. 2v1 प्लस v2 हो जाएगा, v1 हमारा ये है तो 2v1 हो जाएगा 2 0 प्लस v2 की वैल्यू माइनस 2 0. इन दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे 2 माइनस 2 ये जीरो हो गया, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया. तो आप देख सकते हैं फॉर दिस अल्फा 1 एंड फॉर दिस अल्फा 2 वैल्यू ऑफ दिस इज जीरो. दैट मीन्स हम इन दो वेक्टर्स के लिए ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 खोज पा रहे हैं कि दोनों के दोनों एक साथ जीरो नहीं हैं और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर हो जा रहा है. सो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज yes. Okay, similar. Okay, okay, fine. one more thing. एक दूसरे तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को. देखिए, अगर हमने तीन वेक्टर्स लिए, इस बार सपोज R2 के ही वेक्टर्स ले रहा हूँ मैं, तीन वेक्टर्स v1 ये है और v2 सपोज ये है. ओके, एंड v3 सपोज ये है. ओके, तीन वेक्टर्स मैंने R2 के लिए, सपोज हमें चेक करना है कि ये LD है या नहीं है, लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है. तो आप देखोगे कि
जीरो इंटू इतना प्लस जीरो इंटू इतना प्लस जीरो इंटू इतना करने पर आपको जीरो वेक्टर तो मिलना ही है। ओके, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी वेक्टर। यहाँ पे आप कोई भी वेक्टर लोगे, सपोज मैं कोई भी वेक्टर ले रहा हूँ v1 r2 का कोई भी वेक्टर v1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे v2 v3 और 4 वेक्टर लिए मैंने इस बार, तो आप देखोगे जो ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन 4 वेक्टर्स का, जीरो v1 प्लस जीरो v2 प्लस जीरो v3 प्लस जीरो v4, वेल जीरो इज रियल नंबर। ओके, दिस जो जीरो लिख रहा हूँ मैं रियल रियल नंबर वाला जीरो है। तो आप देखेंगे इसने जीरो वेक्टर ही आना है। ओके, देखो जीरो इंटू v1 ये जीरो वेक्टर बन गया, जीरो इंटू v2 ये जीरो वेक्टर बन गया, ये भी जीरो वेक्टर बन गया, ये भी जीरो वेक्टर बन गया। जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर में ऐड करेंगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो जब सारे स्केलर्स जीरो होंगे तो ऑब्वियसली जो लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू है वो जीरो वेक्टर होनी है। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो। क्या होगा अगर सब के सब स्केलर्स जीरो ना हो, कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो जरूर हो, क्या तब भी इस लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो हो सकती है? अगर ये इसका आंसर येस है कि हाँ, सारे स्केलर्स अगर हम जीरो नहीं भी लेंगे तब भी ये वैल्यू, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो वेक्टर आ रही है, तब हम बोलेंगे कि ये चार वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखिए, अगर आप ये वाले लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें, इन तीनों वेक्टर्स की, ये v1 वेक्टर है, ये v2 v3, तीनों वेक्टर्स का ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली जीरो वेक्टर दे रहा है। ठीक है, बिकॉज हमने सारे स्केलर जीरो लिए हैं। बट माई क्वेश्चन इज कि क्या हम यहाँ पे तीन स्केलर ऐसे रख सकते हैं कि तीनों एक साथ जीरो ना हो? ओके, कम से कम उनमें से एक एक नॉन जीरो जरूर हो और फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो हो जाए। ओके, सो यू कैन सी दैट अगर हम ये स्केलर्स 1 1 -3 लेंगे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। सो दैट मीन्स हम, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जीरो 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 रखने पर ही जीरो आ रहा है। हम अल्फा बीटा गामा ये तीन स्केलर्स 1 1 -3 जहाँ पे तीनों के तीनों एक साथ जीरो नहीं है, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो हो रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, तीनों वेक्टर जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ओके, ना एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैं ये दो वेक्टर लेता हूँ इस समय। ओके, तो आप फिर से देखेंगे, अगर मैं जीरो इंटू दिस वेक्टर प्लस जीरो इंटू दिस वेक्टर करूँगा, मतलब अगर दोनों स्केलर्स जीरो लेता हूँ तो ये जीरो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। बट नाउ अगेन आई एम आस्किंग कि क्या यहाँ पर हम ऐसे स्केलर्स रख सकते हैं कि दोनों के दोनों जीरो ना हो, कम से कम एक नॉन जीरो जरूर हो और फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो आए? ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन रख दिया, यहाँ पे जीरो रख दिया, बट आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन जीरो हो जाएगी, नॉट नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। सो वन जीरो से काम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐसी वैल्यू, ऐसे स्केलर्स की वैल्यूज रखने पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो 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 नहीं आएगा। ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। सपोज आपने ए रखा, यहाँ पे बी रखा, ओके, ए इंटू दिस प्लस बी इंटू करके सपोज आप जीरो लाना चाहते हो, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी हमें, ये हो जाएगा ए जीरो प्लस जीरो बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड फ्रॉम हियर वी गेट ए बी इज इक्वल टू जीरो जीरो, एंड फ्रॉम हियर वी गेट ए जीरो बी जीरो। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ए और बी ऐसे स्केलर चाहते हैं कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो जीरो हो जाए, तो आपको ए जीरो और बी जीरो लेना ही पड़ेगा। ओके, सो इट मीन्स ये दो वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो जो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होते हैं उनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं, विच इज डेफिनेशन 2। ठीक है, दिस, so definition 2 says if these vectors are not linearly dependent over field F, then they are said to be linearly independent। ठीक है, या आप linearly independent equivalently लिखा है इन्होंने, equivalently मतलब second definition of linearly independent vectors is this कि हमारे पास n vectors हैं, these are called linearly independent over a field F if, जब भी ऐसा होगा तो दिस इम्प्लाइज दिस, जब भी अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस डॉट 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 अप टू अल्फा एंड वी एन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हो रहा है, तो वी मस्ट हैव दिस। ठीक है, दिस मस्ट गिव अस दिस, मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ओके, एंड व्हाट दिस मीन्स दैट अल्फा वन अल्फा टू ऑल दीज स्केलर्स आर जीरो, राइट? सो if this implies this, then these vectors v1 v2 vn are called linearly independent। So this is the second definition of linearly independent vectors। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। ये दो वेक्टर्स 1 0 0 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फाइन। तो दो ही चीज़ हो सकती है, अगर आपको कुछ वेक्टर्स लिखे हैं, या वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ओवर अ फील्ड एफ, या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ओवर अ फील्ड एफ। ओवर अ फील्ड एफ का मतलब ये है कि जो आप स्केलर्स ले रहे हैं वो एफ से लेना है। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन क्या है?
एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी वेक्टर स्पेस है हमारा, तो वी के किन्हीं भी वेक्टर्स का एक सेट है हमारे पास, सपोज एस, एस मान सकते हैं इसे आप, एस, एनी सेट एस ऑफ वेक्टर्स इन वी इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट if every finite subset of S is linearly dependent। यहाँ पे बेसिकली दो डेफिनेशन एक साथ लिखी है। अगर आपको लीनियर इंडिपेंडेंट डेफिनेशन की डेफिनेशन देखनी है तो आपको ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। दैट मीन्स एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी इज सेट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे फिर से मैं वेक्टर स्पेस वी ले रहा हूँ जो कि R2 है, और वी के मैंने दो सबसेट लिए हैं S1 और S2। S1 में मैंने वी के 4 वेक्टर्स लिए हैं, सो S1 इज़ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ वी। S2 में मैंने वी के बहुत सारे वेक्टर्स लिए हैं, डॉट 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 मतलब दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो S2 इज़ अ इनफाइनाइट सबसेट ऑफ वी। S2 के एलिमेंट्स ऐसे हैं 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो S1 लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका क्या मतलब है? अभी हमने देखा कि एनी सबसेट S is called linearly dependent if every finite subset of S is linearly dependent। ओके, बेसिकली ये डेफिनेशन भी सही नहीं है, बिकॉज अभी फाइनाइट सबसेट का लीनियरली डिपेंडेंट होना एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। S1 एक फाइनाइट सबसेट है V का, एस ये सेट S1 लीनियरली डिपेंडेंट तब कहलाएगा जब S1 के अंदर सारे फाइनाइट वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। दैट मीन्स अगर S1 के अंदर ये वेक्टर भी लीनियरली डिपेंडेंट है, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है, ये भी सारे सिंगल वाले, उसके बाद ये दोनों भी लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। ये दो दो करके लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए, ये दोनों भी लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। देन 3 की बारी आएगी, ये वाली लीनियरली डिपेंडेंट होनी चाहिए तीनों की तीनों, एंड देन ये वाली भी। ओके, तो S1 लीनियरली डिपेंडेंट तब कहलाएगा जब ओके, हाँ, यस, यू कैन सी दैट। So S1 is linearly dependent if uh, okay, let me make a small correction here। finite set के लिए this is not the definition, ये sorry, ये infinite set के लिए S2 infinite set है, तो S2 is called linearly dependent। S2 is linearly dependent if uh, every finite collection, every finite vectors, finitely many vectors, every finitely many, sorry, let me write it, this is the definition। This infinite subset S2 is called linearly dependent if every finitely many vectors of S2 are linearly dependent। That means ये S2 का ये सिंगल एलिमेंट भी लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, ये भी, उसके बाद ये दोनों वेक्टर्स भी लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स भी लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए, ये दोनों भी ऐसे सो ऑन। ओके, एंड S1 तो ऑलरेडी फाइनाइट है, तो S1 दिस फाइनाइट सेट S1 is called linearly dependent if these all vectors are linearly dependent। Fine, so this was the definition of the LD set and LI set। Now we have some remarks here। if V is any non-zero vector, if कोई V वेक्टर स्पेस है, V का मैंने कोई नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल v ले रखा है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सेट? ये ऐसा सेट है सिंगलटन सेट, मतलब जिसमें केवल एक ही वेक्टर लिया मैंने, ये नॉन जीरो वेक्टर। क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? दिस इज द क्वेश्चन। एंड यू कैन सी दैट अगर ये V नॉन जीरो वेक्टर है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। व्हाई? बिकॉज इसको आप इस तरह से समझिए दैट अगर मैंने वेक्टर स्पेस R2 लिया फिर से, एंड सपोज मैं वेक्टर स्पेस R2 का एक नॉन जीरो वेक्टर लेता हूँ 1 2, और देन इफ़ आई आस्क यू कि क्या ये सेट जिसमें केवल मैंने वेक्टर V लिया है, क्या ये सेट LD है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। तो दैट मीन्स ये फाइनाइट सेट है, तो ये इसका LD होने का मतलब है S के अंदर जो जितने भी वेक्टर्स हैं वो LD है या नहीं। तो दैट मीन्स द क्वेश्चन इज क्या ये वेक्टर 1 2 LD है या नहीं है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या मैं यहाँ पे कौन सा स्केलर रखूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर हो जाए। नंबर अब हमारे पास एक ही वेक्टर है, तो हम अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इस टाइप पे कुछ कर नहीं सकते, एक ही वेक्टर है हमारे पास। ओके, तो वी हैव ओनली अल्फा V। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि जीरो वेक्टर आ जाए? ऑब्वियसली एक तो जीरो रखने पर जीरो वेक्टर आएगा ही आएगा, बट क्या मैं कोई नॉन जीरो रियल नंबर रखूँ मैं अगर, क्या कोई नॉन जीरो रियल अल्फा रखने पर भी ये जीरो आएगा? नहीं आएगा। ओके, तो दैट मीन्स अगर मैं अल्फा डॉट 1 2 इक्वल टू जीरो चाहता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फा टू अल्फा इज 0 0, एंड फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट? अल्फा इज 0 and 2 alpha is 0। That means this gives alpha is 0 and this also gives alpha is 0। So what क्या मिला हमें कि if we want this alpha v is equal to 0, then हमको alpha 0 ही लेना पड़ेगा।
ओके, दैट मीन्स सारे स्केलर जो हम ले रहे हैं वो जीरो ही होने चाहिए, एक ही स्केलर है बेसिकली इस केस में, सो दिस 1 2 इज नॉट एल डी, दिस इज एल आर, सो एल डी सॉरी सो एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, फाइन। नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये भी एक सिंगलटन सेट है और इस बार मैंने सिंगलटन सेट में जीरो वेक्टर लिया है, तो क्या इस सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? द आंसर इज यस, इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज आप देख सकते हो कि दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, व्हाई? बिकॉज जीरो वेक्टर के साथ मैं कोई भी नॉन जीरो स्केलर लूँगा तो ये जीरो वेक्टर ही दे देगा, फाइन। इसको इसी तरह से समझ लेते हैं, R2 का मैं सपोज R2 को जीरो वेक्टर लेता हूँ, ओके, दिस इज द जीरो वेक्टर ऑफ R2, दिस वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, व्हाई? बिकॉज इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली नॉन जीरो स्केलर्स लेने पर ही लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जा रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, फाइन। थर्ड, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये बेसिकली मैं ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई सेट है वेक्टर्स का, उसमें कुछ वेक्टर्स हैं, एन वेक्टर्स हैं और एक जीरो वेक्टर भी है, ठीक है, और ये सारे ये सारे नॉन जीरो वेक्टर सपोज, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ दिस सेट? The answer is that this set, if this set contains zero vector, then this set will be linearly dependent, LD. Why? Because हम देखेंगे इनका हम ये वाला अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लें, दैट मीन्स V1 V2 से लेके Vn के साथ सारे स्केलर्स जीरो ले लो, और ये जो जीरो वेक्टर है इसके साथ कोई नॉन जीरो स्केलर ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, तो आप देखोगे इस लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो आएगी, ओके। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इन सारे वेक्टर्स का ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है कि जहाँ पर हमने जितने भी स्केलर्स लिए हैं वो सारे के सारे जीरो नहीं है, वाई? बिकॉज अल्फा वाला स्केलर हमने नॉन जीरो लिया है, सो दैट्स, और फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो आ रही है, सो दैट मीन्स दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। क्या लीनियर, फोर्थ, लीनियर डिपेंडेंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वेक्टर स्पेस बट ऑन द फील्ड्स टू, ओके, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये आप देख लीजिएगा, ओके। बेसिकली बताना चाह रहा है कि हो सकता है कि कुछ वेक्टर्स किसी फील्ड एफ के ओवर लीनियरली डिपेंडेंट हो, और अगर हमने फील्ड चेंज किया, दूसरा फील्ड लिया, तो उस फील्ड के लिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, एक के लिए डिपेंडेंट एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट, ये आपको दे रखा है, इसको देख लीजिएगा, एंड नो नीड टू सी दिस, ये आपको पता ही होगा। मूव टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव सम questions, you can say numerical examples on LD and LI. Okay, now we will call LD for linearly dependence or linearly dependent, and Li for linearly independence or linearly independent, okay. Show that the vectors e1 e2 e3 in R3 are linearly independent over R. ओवर आर बोल दिया मतलब ये फील्ड है, यहाँ से हमें स्केलर्स लेने हैं, सो सारे स्केलर्स क्या होने वाले हैं? रियल नंबर्स। तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ना व्हाट डज इट मीन? कि हमें ये शो करना है कि जीरो जीरो डॉट ई वन प्लस जीरो डॉट ई टू प्लस जीरो डॉट ई थ्री करने पर ही जीरो वेक्टर आ सकता है, और यहाँ पर कोई भी स्केलर्स ले लो ये जीरो वेक्टर नहीं होगा, ये मतलब हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सपोज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा तीन वेक्टर्स हैं, तो हमें तीन स्केलर्स लेने हैं, सपोज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तीन स्केलर्स हैं, और ये इस तरह से हैं कि सपोज इनसे बनने वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये हमें सपोज जीरो वेक्टर दे रहा है, ठीक है। जीरो वेक्टर R3 का क्या है? ये वाला 0,0,0, तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और हमको यहाँ पहुँचना है। रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ Li, अगर आपको V1 से लेके V2 Vn को Li प्रूव करना है तो आप क्या करते हैं? अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2 अप टू अल्फा एंड Vn इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू सो ऑन अल्फा एन इज 0, यही हम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से E1 E2 E3 की वैल्यू हमने रखी, ये ऐसा हो गया, अल्फा वन से अंदर स्केलर मल्टीपल कर लिया, तो ये अल्फा वन इंटू वन अल्फा वन, अल्फा वन इंटू जीरो जीरो, अल्फा वन इंटू जीरो जीरो, उसी तरह से ये भी हो गया, वी गेट दिस इक्वेशन, एंड फ्रॉम हियर वी गेट, ये तीनों थ्री टपल्स को हमने ऐड कर दिया, अल्फा वन प्लस जीरो इज अल्फा वन, ओके, जीरो प्लस अल्फा टू प्लस जीरो इज दिस, सिमिलरली वी हैड दिस, सो वी गेट दिस थ्री टपल इज इक्वल टू दिस थ्री टपल, सो अल्फा वन इज इक्वल टू जीरो, अल्फा टू इज इक्वल टू जीरो, अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये हमें मिल गया, यहाँ से हमें ये मिल गया, दैट मीन्स ये जो तीन वेक्टर्स हैं E1 E2 E3 दीज आर Li, फाइन, ओके।
सिमिलरली ऑथर ने आपके लिए क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए छोड़ा हुआ है, यू कैन सॉल्व दिस। बेसिकली ये जो रिजल्ट है ये इस रिजल्ट का एक जनरलाइजेशन है। यहाँ पर हमने R3 के लिए ये 3 वेक्टर्स Li प्रूव किए। ये रिजल्ट हमें बोल रहा है कि R3 की जगह मैं अगर Rn लूँ और इन वेक्टर्स को इसी तरह से लूँ कि 1 0 0 0 E2 हो गया जिसमें सेकंड वाला एलिमेंट 1 है, E3 हो जाएगा जिसमें थर्ड वाला एलिमेंट 1 है, कि En हो जाएगा जिसमें लास्ट वाला एलिमेंट 1 है। तो Rn के लिए ये n वेक्टर्स Li होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल R4 के लिए कौन से 4 वेक्टर होंगे? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। वो 4 वेक्टर्स R3 के लिए Li होंगे। बाद में आप देखेंगे ये जो n वेक्टर्स लिखे गए हैं Rn के लिए, ये कुछ खास वेक्टर्स हैं, इनको हम स्टैंडर्ड वेक्टर्स बोलते हैं। ओके, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स बाद में देखेंगे नहीं। सो दिस इज फॉर यू, यू कैन सॉल्व इट। थर्ड क्वेश्चन में भी R3 के ही 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और इस बार इन्होंने लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए कहा है। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि आपको ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा ढूंढने हैं कि अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3 वर इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाए। और ये जो 3 अल्फ़ा बीटा गामा स्केलर्स हैं ये 0 0 0 भी नहीं होने चाहिए, कम से कम इन तीनों स्केलर्स में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये आपको ढूंढ के निकालना है। प्रोसीजर वही है, मतलब आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं तो आपको 3 स्केलर भी चूज़ करने हैं। वो 3 स्केलर आप अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 भी ले सकते हैं एंड यू कैन चूज़ अल्फ़ा बीटा गामा। और इस जैसे इन्होंने चूज़ किया XYZ ये भी ले सकते हैं। ओके, तो लेट XYZ आर एनी 3 स्केलर्स एंड बी सच दैट, और ये इस तरह के स्केलर्स हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर तो हो रहा है। फ्रॉम हियर वी गेट दिस। ओके, इस यू कैन सी योरसेल्फ कि हमें ये कैसे मिला अब बहुत आसानी से। एंड फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट x प्लस 2y प्लस 3z दिस। ये 3 टपल है, ये 3 टपल है, ये 3 टपल है, तीनों 3 टपल को ऐड करके एक नया 3 टपल आ गया है। ओके, दिस इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी गेट 3 इक्वेशन। x plus 2y plus 3z must be equal to 0, so we have this first equation. Okay, similarly x plus y is equal to 0 second equation and y plus 3z is equal to 0 third equation. No, so we have now 3 equations in 3 variables x y z. तो बेसिकली और एक और चीज़ है यहाँ पे। हाँ, फाइन, ठीक है। नाउ आपको देखो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली सेकंड इक्वेशन में जेड नहीं था तो उन्होंने x प्लस वाई प्लस 0z लिखा है। यहाँ थर्ड इक्वेशन में x नहीं था तो 0x कर दिया। सो नो प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है तीनों इक्वेशंस। नाउ बेसिकली अब आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना आपको आना ही चाहिए ऑब्वियसली। ये सॉल्व कर रखा है इन्होंने एंड सॉल्व करके x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -3 z इक्वल टू 1 आ गया है। 3 -3 एंड 1। तो आप देख सकते हैं आपने तीनों स्केलर्स फाइंड आउट कर दिए हैं और ऐसा नहीं हो रहा है कि तीनों स्केलर्स ही जीरो हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स आपने प्रूव कर दिया है कि ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, LD हैं। ओके, नाउ यू कैन आस्क दैट ये सब क्या कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये 3 इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में 0 है। दैट मीन्स ये एक होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं Ax इक्वल टू 0 where this 0 means 0 0 0, this x means x y z and this a means ये a है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x के कोफिशिएंट 1 1, सॉरी यहाँ पे देखेंगे 1 1 0, x के कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से y के कोफिशिएंट हो जाएंगे 2 1 1 एंड z के कोफिशिएंट हो जाएंगे 3 0 3। तो ये हमारा a है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, होमोजेनियस बोलते हैं इसे हम, जो राइट हैंड साइड 0 होता है, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि और ए सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे इस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो रिमेंबर दीज टू थिंग्स, या तो ये इस ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा और डिटरमिनेंट ऑफ दिस विल बी जीरो। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो देन वी विल हैव ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन व्हिच विल बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो इस सिस्टम मैट्रिक्स इक्वेशन का, इस सिस्टम इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, वो होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स स्मॉल एक्स इज जीरो, स्मॉल वाई इज जीरो, स्मॉल जेड इज जीरो। एक ही सॉल्यूशन होगा। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हुआ देन वी विल हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो के अलावा भी हमारे पास एक नॉन जीरो सॉल्यूशन है जो कि हमें चाहिए। हमें एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज अगर ये एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो आएगा तो इससे ये प्रूव होगा कि ये तीनों वेक्टर्स एल आई हैं। ठीक है, फाइन। उसी तरह से ये है, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं R3 के, प्रूव दैट एल आई
दीज आर एल आई। तो यहीं से शुरुआत होगी, तीन स्केलर्स हैं ये, सपोज ये दिस इन कॉम्बिनेशन 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप आगे देखोगे कि एक्स 0 वाई 0 जेड इक्वल टू 0 आ रखा होगा, तभी ये एल आई होंगे। ओके, ये आप देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्स 0 वाई 0 जेड इक्वल टू 0 दे दिया। Similarly, you can solve this. You can pause the video and you can read yourself. Then we have example 1.6.6. इस बार हमने R4 लिया है, R4 के 4 वेक्टर्स लिए हैं, शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। सो 4 स्केलर्स लेने पड़ेंगे हम, एंड सपोज ये 4 स्केलर्स ऐसे हैं कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 वेक्टर ऑफ R4। यहाँ से आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगी, इन 4 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, 4 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो अगर आप एलिमिनेशन करके किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, तो आप इसको मैट्रिक्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस 4 इक्वेशंस के सिस्टम को इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया, एक्स के कोएफिशिएंट 1 2 3 4, ये हो गया एक्स का कोएफिशिएंट, वाई के, जेड के, डब्ल्यू के। यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल्स लिख दिए और ये जियोमेट्री हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली ये भी एक होमोजेनियस सिस्टम ही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली ए पर ध्यान देना है। ठीक है, ए पर आपने रो ऑपरेशंस यूज करते रहना है जब तक ये ए जो है इस तरह में दिखने लग जाए। ये आपने मैट्रिक्स वाले फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा मैट्रिक्स में। सो बेसिकली ए को कन्वर्ट करना है हमें इक्लिन फॉर्म में, इक्लिन फॉर्म में। ठीक है, एक बार ये इक्लिन फॉर्म बन गई, देन क्या होगा, इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पे ध्यान देना है। इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, देखिए जैसे यहाँ पे ये वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हर रो एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फर्स्ट रो क्या है 1 0 1 3, तो फर्स्ट रो की करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन थी वो ये थी, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। सेकेंड रो के लिए सेकंड इक्वेशन आ रही थी 2x प्लस वाई प्लस 5z प्लस 7w, ये लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। उसी तरह से जब हमें एक फॉर्म मिल चुकी है तो अब हम इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस पे ध्यान देंगे। जैसे पहली रो हमें देगी x प्लस 0 वाई प्लस जेड प्लस 3w इक्वल टू 0, वैसे सेकंड, वैसे थर्ड, वैसे फोर्थ वाली तो हमें कोई इक्वेशन नहीं देगी, बिकॉज फोर्थ रो विल गिव अस 0x प्लस 0 वाई प्लस 0 जेड प्लस 0 डब्ल्यू इक्वल टू 0, दैट मीन 0 इक्वल टू 0। तो इन 3 रो के लिए जो हमें 3 इक्वेशन मिलने वाली हैं वो हैं ये, फर्स्ट रो की इक्वेशन, सेकंड रो, थर्ड रो। अब इनको हमें सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है बजाय उन 4 इक्वेशंस की, बिकॉज थर्ड इक्वेशन ने तो हमें ऑलरेडी जेड इक्वल टू 0 दे दिया है। जेड इक्वल टू 0 हम यहाँ रख देंगे दोनों इक्वेशन में, तो ये हमें देगा this becomes x plus 3w is equal to 0 and this becomes y plus w is equal to 0. Okay, so from here we get x is equal to minus 3w and from here we get y is equal to minus w. So y भी w के टर्म्स में आ रहा है, x भी w के टर्म्स में आ रहा है और z की तो वैल्यू आ चुकी। तो w दैट मीन्स w इज अ फ्री वेरिएबल, तो w की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। टेकिंग w इज इक्वल टू 1, सब वो कह रहे हैं कि w 1 मान लीजिए, आपको और भी कुछ मान सकते हैं, w 2 मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं। तो सपोज w इज 1, तो y हो गया -1, x हो गया -3। ठीक है, तो एक तरह से हमने एक सॉल्यूशन तो निकाल दिया है, वो सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। रिमेंबर दिस इज द सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स इज -3, वाई इज -1, जेड इज 0, डब्ल्यू इज 1। एक सॉल्यूशन ये है। और सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप डब्ल्यू की वैल्यू चेंज कर दीजिए और सॉल्यूशन आ जाएंगे। बट हमें इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना था, तो हमको एक्स वाई जेड डब्ल्यू की कम से कम एक एक वैल्यूज तो चाहिए, और वो वैल्यूज ये नहीं हो सकती कि एक्स इज 0 वाई 0 जेड इज 0 डब्ल्यू 0, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये वो वैल्यूज़ हैं। सो ये वैल्यूज़ हमें प्रूव कर रही हैं कि जो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं वो एल डी है। ठीक है, दिस सिमिलरली यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन सी, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ओके, सो या this is also important question. Take a look, pause the video and try to understand. Then now we move to next question. या सो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ़ एक्स वाई जेड आर एल आई, ओके, एक्स वाई जेड एल आई हैं, एल आई वैक्टर्स हैं, शो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं किसी वेक्टर स्पेस के, और आपसे कहा गया है कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं ओवर विच फील्ड, ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमको शो करना है कि इन तीनों की हेल्प से जो ये 3 वेक्टर्स बन रहे हैं ये भी एल आई है।
तो देखिए आपको शो क्या करना है कि 3 एल आई हैं, तो आपने इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया एंड सपोज आपने बोला कि ये अल्फा बीटा के 3 वेक्टर्स हैं तो 3 स्केलर्स लिए हमने, सपोज अल्फा बीटा गामा आर स्केलर्स। वन मोर थिंग यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है, ये स्केलर्स नहीं ले सकते बिकॉज इन्होंने फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, तो फील्ड हमारा सी रहेगा, तो अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू सी। ओके, और सपोज ये तीन स्केलर्स ऐसे हैं कि अल्फा इंटू अल्फा डॉट दिस प्लस बीटा डॉट दिस प्लस गामा डॉट दिस इज इक्वल टू सपोज जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर है वी वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें मिलने वाला है, इन्होंने एक स्टेप मिस कर दिया है बेसिकली यहाँ पे, यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड प्लस गामा एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड देन अल्फा एक्स और गामा एक्स को साथ मिलेंगे एंड टेक एक्स कॉमन, वी गेट दिस, सिमिलरली वी गेट दिस, वी गेट दिस, वी गेट दिस। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। यहाँ से आप देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे देखिए अल्फा एंड गामा आर स्केलर्स, सो अल्फा प्लस गामा इज अ स्केलर, सो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्केलर इंटू एक्स प्लस स्केलर इंटू वाई प्लस स्केलर इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, बट रिमेंबर दैट एक्स वाई जेड एल आई है, सो एक्स वाई जेड एल आई हैं तो क्या होगा, तो होगा ये, अगर एक्स वाई जेड एल आई हैं तो अल्फा वन एक्स प्लस अल्फा टू वाई प्लस अल्फा थ्री जेड, अगर ये जीरो हो रहा है देन यहाँ से हमें मिलना चाहिए अल्फा वन इज जीरो, अल्फा टू इज जीरो, अल्फा थ्री इज जीरो। वाई, बिकॉज एक्स वाई जेड एल आई है और एल आई वेक्टर्स की डेफिनेशन यही होती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे ये स्केलर है, स्केलर इंटू एक्स प्लस स्केलर इंटू वाई प्लस स्केलर इंटू जेड इक्वल जीरो हो रहा है, बट वी नो दैट एक्स वाई जेड एल आई है, इसका मतलब ये सारे स्केलर्स जीरो होने चाहिए। सो अल्फा प्लस गामा जीरो, अल्फा प्लस बीटा जीरो, बीटा प्लस गामा इज ऑल्सो जीरो। ओके, एंड नाउ सॉल्व दीज थ्री इक्वेशंस, जब आप सॉल्व करोगे यू विल फाइंड दैट द सॉल्यूशन इज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, बीटा इज इक्वल टू जीरो, गामा इज इक्वल टू जीरो। इनको सॉल्व करके आपको ये मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, यहाँ से आपने शुरू किया कि अगर ये इज इक्वल टू जीरो हो रहा है तो आपको मिला कि ये तीनों स्केलर्स जीरो होने चाहिए, दैट मीन्स ये जो वेक्टर्स हैं एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये एल आई है। ओके, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी उसी टाइप का आप देख लेना थोड़ा। Okay, see it yourself. Okay, now we have these two results. ये results आपको याद भी, ये statements याद होनी चाहिए आपको, and if you can prove it then it will be better, but at least try to remember these two statements. ये statement हमें क्या बोल रहे हैं basically, देखिए every subset of Li set is Li, that means अगर S Li है और T S का subset है, हो जाए S Li है, T is a subset of S, then this gives us that T is Li, ठीक है, Li का subset Li होगा और एल डी का सबसेट एल डी होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एल डी का सुपरसेट एल डी होगा, दैट मीन्स अगर ये एल डी है और एल डी, और अगर टी इस एल डी सेट का सुपरसेट है तो यहाँ से मिलेगा टी इज़ एल डी। सो एल आई सेट का सबसेट एल आई होता है, एल डी सेट का सुपरसेट एल डी होता है, बट एल आई सेट का सुपरसेट एल आई भी हो सकता है, एल डी भी हो सकता है, और एल डी सेट का सबसेट एल डी भी हो सकता है, एल आई भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी दो चीज़ें नहीं होती हैं, और ये प्रूफ है, ये आप ट्राई करना, बहुत आसान है, ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं है, एंड दिस इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आ सकता है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू। एक पार्ट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फर्स्ट वन, एल आई, हाउ टू शो दैट एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज़ एल आई। तो इन्होंने एक सेट लिया टी जिसमें एन वेक्टर्स हैं और ये कह रहे हैं कि माना ये सेट टी एल आई है, ठीक है। अब इस सेट टी का हम एक सबसेट ले रहे हैं एस, जिसमें मैंने इन एन में एन वेक्टर में से आर वेक्टर ले लिए हैं, एंड ऑब्वियसली अगर एस टी का सबसेट है तो ये आर आर जो होगा एन से लेस देन इक्वल टू ही होगा। ओके फाइन, हमें प्रूव करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एस इज अ सबसेट ऑफ टी, हमें शो करना है एस एल आई है, ठीक है। एस एल आई शो करने के लिए ऑब्वियसली हम एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सपोज एस के जो ये वेक्टर्स हैं इनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमें सपोज जीरो वेक्टर दे रहा है, लेट दिस इज इक्वल टू जीरो, हमें प्रूव करना है कि ये सारे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा आर जीरो हैं। इतने से ये प्रूव हो जाएगा कि ये सारे वेक्टर्स एल आई हैं, दैट मीन्स एस इज एल आई। ओके, तो सपोज दिस इज इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट, दिस इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं, ये तो सेम है, प्लस वी आर, देखो वी आर जो है सपोज ये वी टेन है तो हो सकता है यहाँ पे वी एट हो या वी फाइव हो, ठीक है। तो कुछ वेक्टर्स रह गए हैं, तो उन जो जो वेक्टर्स रह गए हैं उनको भी मैंने यहाँ लिख दिया है साथ में जियो स्केलर यूज करके, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जियो इंटू वी आर प्लस वन भी जीरो होगा, जीरो इंटू वी एन, बेसिकली ये सारे जीरो वेक्टर्स हैं।
Okay, so this left hand side can be written like this. Okay, so this equation gives us this, and from this we get what? We get that alpha 1 alpha 2 alpha r ये सब जीरो है. Why? Because अब इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, let me zoom in for you, take a look at this equation. ऐसा लग रहा है कि हमने v1 v2 vr प्लस वन t के सारे n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रखा है हमने, राइट. और हम बोल रहे हैं कि t के सारे वेक्टर्स n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रहा है. बट हमें पता है कि t के जो ये वेक्टर्स हैं ये li हैं. सो दैट मीन्स जितने भी स्केलर्स हमने लिए हैं वो जीरो होने चाहिए. ठीक है, तो ये तो जीरो है ही, तो अल्फ़ा आर से लेके अल्फ़ा 1 ये भी जीरो होना चाहिए. ओके, सो बेसिकली हमें ये मिल गया. तो हमने प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा आर तक सब जीरो है. सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा आर तक सब जीरो है. दैट मीन्स v1 से लेके वी आर तक ये सारे वेक्टर्स li हैं. दैट मीन्स टी एस इज li. ये हो गया. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस. ओके, नाउ आई एम नॉट लुकिंग एट दिस रिजल्ट. मुझे नहीं पता किस तरह से सॉल्व किया है. यू कैन सी इट योर सेल्फ, बट आई विल गिव यू शॉर्टकट फॉर दिस. ओके, देखो हमेशा क्या करना है. यहाँ पे भी इन्होंने बेसिकली एस सबसेट दे रखा है टी का. ओके, एंड एस है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट, और हमें प्रूव करना है कि टी जो भी एस का सुपर सेट है, टी को एल आई प्रूव करना है. सो टी को एल डी प्रूव करना है. तो हम ओके, सपोज टी इज़ नॉट एल डी. ठीक है, लेट टी बी नॉट एल डी. सपोज टी एल डी नहीं है, देन इसका मतलब टी एल आई है, राइट, एंड टी इज़ एल आई. सो टी एल अगर टी एल आई है तो और एस तो टी का सबसेट है. तो अभी जो हमने पार्ट ए में प्रूव किया कि हर एल आई सेट का सबसेट एल आई होता है, तो एस भी एल आई हो गया. सो एस इज एल आई बाई पार्ट ए, बट दिस इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन. दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, बिकॉज एस एल डी देखा है. तो दैट मीन्स जो हमने ये अस्यूम किया है, जो हमने माना है कि टी एल डी है, ये गलत है. दैट मीन्स टी इज एल आई. ओके, सो दिस वॉज द प्रूफ बाई कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड. उसके बाद here have some more questions, you can see it yourself. Okay, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है. प्रूफ भले आपको ना आए, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. ठीक है, देन वी हैव दिस, एंड देन वी हैव सम एक्सरसाइजेस. इन एक्सरसाइजेस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताऊंगा आपको, जो आपको याद रखने हैं. ये वाला तो बेसिकली हमने प्रूव कर दिया था, पेज नंबर 1 पे ही था ये, कि इफ़ वी हैव अ सेट विच कंटेन्स जीरो वेक्टर देन द सेट इज़ एल डी. हमने दे दिया था. ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं पीछे, उनमें सारे वेक्टर्स R2 R3 R4 के लिए हैं. हर बार वेक्टर स्पेस Rn ही ले जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है बिकॉज इसमें वेक्टर स्पेस पॉलिनॉमियल्स का ले रखे हैं. तो ये भी आपको खुद से करना चाहिए. सिमिलरली क्वेश्चन 9 भी है इंपॉर्टेंट. 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 10 आपको याद भी रखना है. ओके, एंड एक ये भी आप कर सकते हैं, बिकॉज ये मैट्रिसेस वाले वेक्टर स्पेस से है. एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसमें तो हिंट भी दे रखी है आपके लिए. सो दैट वाज linearly dependent and linearly independence of vectors. So watch this video and solve some unsolved exercises yourself. Keep practicing. Thank you very much.